तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कल आपका जियोग्राफ़ी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना, यानी कि 24 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 24 फरवरी 2025 को जो आपका जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, एकदम हाई पॉसिबिलिटी है। देखिए, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन छप करके आ जाएंगे क्योंकि देखिए, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना बच्चों, जिसमें हम जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन देते हैं आपको, वही सेम टू सेम आ जाता है। एक तो आपका जियोग्राफी हो गया और एक हाल ही में अभी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको जितने भी सैंपल पेपर्स करवाए थे उसी में से 60 से 70% क्वेश्चन जो थे एकदम सेम टू सेम छप करके आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए थे। भाषा शैली वगैरह भी चेंज नहीं था, सेम टू सेम जैसा कराया था वैसा ही आ गया। ठीक है, और मैं कहूँगा जियोग्राफी का जो आपका सैंपल पेपर होता है वो तो और भी उससे नेक्स्ट लेवल का होता है क्योंकि इसमें तो एकदम सेम टू सेम आने का संभावना और भी ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स लेकर के आते रहे, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी का तो पेपर पैटर्न भी इस बार चेंज है, तो हम आपके लिए जो सैंपल पेपर लाएँगे वो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग लाएँगे। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सब के लिए हम सैंपल पेपर्स लेकर के आते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आज का हमारा लाइक का टारगेट है बच्चों 1870 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 1870 लाइक्स का टारगेट है। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे। तो ठोको लाइक या फिर आप यहाँ पर 280 यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? 280 कमेंट कर दीजिए, ये हमारा कमेंट का टारगेट है और ये 1870 हमारा लाइक का टारगेट है। देखिए, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने में। एक-एक सैंपल पेपर को डिज़ाइन करने में आप कह सकते हैं कि 8 से 9-9 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है? तो अगर आप लाइक करते हैं बच्चों, तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक करना तो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है? या तो आप 280 कमेंट कर दीजिए कि थैंक यू सर, आपकी वीडियोस हमें बहुत पसंद आती है, सर आप ये सब्जेक्ट का भी लेकर के आइए। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं ना, सर ये इम्प्रूवमेंट कीजिए वीडियो के अंदर, सर और भी यहाँ पर सैंपल पेपर लेकर के आइए। तो जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बोल सकते हैं, या तो 1870 लाइक्स का हमारा जो टारगेट है इसको कंप्लीट कर सकते हैं और ये हमारा फाइनल टारगेट है बच्चों लाइक का, ठीक है? इससे पहले हमारा एक इससे आधा कह सकते हैं लगभग-लगभग वो रहेगा, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ 800, ठीक है? ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट लाइक का टारगेट है 800 लाइक्स और ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 1870 लाइक्स का, ठीक है? तो ये आप मान सकते हैं, मतलब ये हमारा 800 लाइक्स का फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा फाइनल टारगेट है। तो टारगेट जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 029 और हिंदी में भूगोल सिद्धांतिक करके आपका ये पेपर आता है, ठीक है? वहाँ पर जब आपका पेपर आएगा ना तो देखेंगे आप, वहाँ लिखा हुआ रहेगा भूगोल सिद्धांतिक। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कल यानी कि 24 फरवरी 2025 को जो आपका जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा और अधिकतम अंक यहाँ पर हमारे 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है। एक यूनिक आपको सीरीज नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एक आपको सेट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये वाला जो सैंपल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सेट नंबर 4 का सैंपल पेपर है, ठीक है बच्चों? इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों करवा रखे हैं और टोटल 4 ही सेट से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो तीनों सैंपल पेपर करवा रखे हैं, तीनों सेट के। तो अगर अभी तक आपने इन सैंपल पेपर की वीडियोस को नहीं देखा है, तो आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेंगी बच्चों। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये सारा,
ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसको प्रीवियस सैंपल पेपर्स की वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी में यही चीज़ आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो कल यानी कि 24 फरवरी 2025 को आपका जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो ये कौन प्रकाशित करता है? तो इसे प्रकाशित किया जाता है बच्चों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर जो HDR होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, इसको पब्लिश करता है बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए इन पर विचार कर लेते हैं। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कारण कह रहा है कि जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर जल प्रदूषण की मैं बात करूँ तो आप देखते होंगे कि कई सारे इलाकों में तो साफ पानी भी नहीं आता है, जिस कारण से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए इस तरह से देख रहे हैं ये वाला गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। या फिर पानी साफ आता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे कि लोगों को यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप देखते होंगे ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती होंगी जहाँ पर लाइन से लोग खड़े हैं और पानी भरने के लिए तैयार है। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर जो आपका थर्ड होगा ना, वो पानी को ही लेकर के होने वाला है, क्योंकि पानी की इतनी भारी किल्लत होने वाली है जिसका कोई यहाँ पर हिसाब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं बच्चों। क्लियर है? तो देखिए ये आपका आज का होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखता हूँ कौन सा बच्चा यहाँ पर सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके, लास्ट टाइम पर भी पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। अभी हाल ही में आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों, बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था। तो उसमें आपने देखा होगा जो हमने आपको फिजिकल एजुकेशन के 15 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। जिन भी बच्चों ने खरीदा था, तो आप ये यकीन मानिए बच्चों लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस आए थे वो एकदम सेम टू सेम आए थे। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो, भाषा शैली में थोड़ा सा बदलाव कर दिया हो, नहीं। जो हमने सैंपल पेपर में बताया था लगभग 70% के आसपास पेपर सेम टू सेम छप करके आ गया था, समझ रहे हैं। तो सोचिए ये सैंपल पेपर्स आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिन भी बच्चों ने सैंपल पेपर खरीदा था उनका अभी भी हमारे जो टीम के पास यहाँ पर मैसेज आता है, ठीक है। वैसे सैंपल पेपर खरीदने के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और हमारे मैसेज आता है हमारी टीम के पास कि थैंक यू सो मच सर, आपने जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाया था उससे मैं बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, थैंक यू सर, थैंक यू सर, है ना। इस तरह से तो हम वही बोलते हैं मोस्ट वेलकम बच्चे, ये तो हमारा यहाँ पर दायित्व है ना। और देखिए सैंपल पेपर इसलिए हम आपको बोलते हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलती है? हमारा 5 सालों से ज़्यादा का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको लेकर के हमने यहाँ पर सैंपल पेपर डिज़ाइन किया, प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाने का भी 5 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कई सारे क्वेश्चंस हम लोग सैंपल पेपर में ऐड करते हैं। साथ ही साथ पिछले 10 साल का जो आपका बोर्ड एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो उसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल के एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने इन सैंपल पेपर्स के अंदर ऐड किया है, जिससे कि ये सैंपल पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सैंपल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट पर। जी हाँ बच्चों, वैसे तो एक सब्जेक्ट के जो आपको 15 सैंपल पेपर मिलेगा
उसका जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो केवल और केवल 149 रुपीज़ में, जी हाँ बच्चों, 149 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा बच्चों। अगर आप 3 सब्जेक्ट का एक साथ कॉम्बो बाय करते हैं तो केवल और केवल 349 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट का 45 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 कथन यानी 2 स्टेटमेंट दे दिया है, इनको देख लेते हैं एक-एक करके। यहाँ पर पहला कथन क्या कह रहा है कि धूम्र कोहरा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। जो आपका धूम्र कोहरा होता है बच्चों, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्मोक कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपने फ़ील किया होगा कि जब ठंडी का महीना आता है, तो ठंडी में आपको एकदम धूम्र कोहरा देखने को मिलता है ना? ये वो वाला कोहरा नहीं होता है जो ठंड की वजह से यहाँ पर ओस जम जाता है, नहीं। ये जो होता है बच्चों, ये यहाँ पर स्मॉग होता है, पॉल्यूशन होता है एक तरह से, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है ये, ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगला यहाँ पर कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण धूम्र कोहरा बनता है, यानी कि स्मॉग होता है वो बनता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों कथन दिए गए हैं, और अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है तथा कथन नंबर 2 जो है कथन नंबर 1 को सही प्रकार से स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 है स्मोग प्रोविस टू बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है स्मोग इज फॉर्म ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का एक कटिंग भी यहाँ पर लगा दिया है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है वो कौन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर पहले ना हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ने ये बॉक्स दिया गया था, इसको मैंने सीधा-सीधा यहाँ पर कट करके लगा दिया है। देखिए, ये मुख्य श्रमिक होते हैं जो कम से कम 183 दिन काम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, ठीक है। तो ये मुख्य श्रमिक हुए, यानी कि मेन वर्कर हुए। जैसे आपके आदरणीय पिताजी, जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है, वो एक साल में कम से कम 183 दिन तो काम करते ही होंगे, ठीक है। वो 6 महीने काम करते ही होंगे, तो वो हमारे देश के लिए मुख्य श्रमिक कहलाएँगे, यानी कि मेन जो वर्कर होते हैं वो कहलाएँगे। और उनकी वजह से कहिए कि हमारे देश की जीडीपी में एक अहम योगदान हमें देखने को मिल रहा है। अगला होते हैं सीमांत श्रमिक, ठीक है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करते हैं, ठीक है। तो एक साल में हमारा 365 दिन होता है, एक लीप ईयर हुआ तो 366 दिन, ठीक है। तो 365 ही लेकर के चलते हैं। 365 में से जो 183 दिन काम कर लिया वो मुख्य श्रमिक हो गए, और यहाँ पर 365 में से जो 183 दिन से कम काम किया बच्चों, इस तरह से है ना, तो वो यहाँ पर क्या हो गए, वो यहाँ पर हो गए सीमांत श्रमिक। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मुख्य श्रमिक। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ पर्सन हु वर्क्स एट लीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्कर। मैंने पहले सोचा था कि आपको होमवर्क दूंगा, फिर सोचा नहीं, आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके आधार पर आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, बिल्कुल, है ना। क्योंकि ये पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जो भी मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है और किसका सबसे निम्न देखने को मिलता है। तो 2011 में जो हमारा जनगणना हुआ था उसमें देखा गया कि केरल के अंदर सबसे अधिक हमें लिंग अनुपात देखने को मिला, ठीक है। यानी कि पुरुषों यानी मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों में से फीमेल्स ज़्यादा थी, है ना, इस तरह से, क्योंकि केरल में एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ का लिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। केरला सर, है ना, इस तरह से 100% लिटरेसी सर, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला यहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा में हमें सबसे कम देखने को मिला। यहाँ पर भ्रूण हत्या, है ना, इस तरह से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 2011 में हमें लिंग अनुपात की बात करें तो हरियाणा में कम देखने को मिला, और केरला सर 100% लिटरेसी रेट सर, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है बच्चों, चलिए
सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टैक्स रेशियो। तो आपका यहाँ पर केरला एंड हरियाणा हो जाएगा। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा था और हरियाणा के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल का हमें देखने को मिला था 2011 के सेंसिस के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, तो दो कथन दे दिया हमें। कथन नंबर एक क्या कह रहा है कि भारत खाद्य तेलों एवं दालों का आयात करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर जो आपका एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला जो तेल होता है बच्चों, ठीक है, खाने वाला तेल इस तरह से, तो उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बच्चों, एक बहुत ज़्यादा फेमस ऑयल है, पाम ऑयल बोलते हैं, जो पाम ट्री से आता है। एक पेड़ होता है इस तरह से पाम का, है ना, वहाँ से एक तेल निकाला जाता है जिसे हम लोग पाम ऑयल कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है बच्चों। ठीक है, वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और आप जो बिस्कुट खाते हैं, जो नमकीन खाते हैं, वो सब कहाँ से आया होता है, वो पाम ऑयल से ही बन के आया होता है कहीं ना कहीं। उनको बनाने में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस पे खाते होंगे उसमें पाम ऑयल का यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, और कुछ कुछ तरह की दाल जो होती हैं हमारे, उनका भी हम लोग आयात करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है ये सही है। ठीक है, अगला है कि भारत एक कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो हमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरी तरह से समृद्ध है। अब यहाँ पर 135 करोड़ की हमारी आबादी है और सबको तो हम यहाँ खाना खिला ही दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, बल्कि ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे देश से अनाज दूसरे देशों में बेचा जा रहा है या हम लोग दान कर देते हैं अनाज। सोच रहे हैं, एक जमाना वो था जब हमारा देश यहाँ पर एकदम भुखमरी से जूझ रहा था, अमेरिका हमें सुअर के खाने वाला अनाज भेज रहा था और उसमें भी कंडीशन लगा रहा था। और एक आज का ज़माना है, अभी 2025 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आज के ज़माने में 135 करोड़ की आबादी को हम लोग यहाँ पर फीड कर पा रहे हैं, उनको खिला पा रहे हैं और दूसरे देशों को भी बेच पा रहे हैं हम। सोच रहे हैं तो कितना ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। और हाँ, 135 करोड़ से याद आया, एक बच्चा ना मुझे ये बोलता है, जैसे मैंने लास्ट सैम्पल पेपर में क्वेश्चन करवाया था कि किस देश की आबादी यानी जनसंख्या हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो मैंने बताया था चीन। ठीक है, लेकिन एक बच्चा क्या कमेंट करता है, सर आप गलत हो, मैंने गूगल पे सर्च किया था, गूगल पे तो भारत है, आप गलत हो, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें NCERT, जी बच्चों, NCERT, ये जो हमारी बुक है ना, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो NCERT बुक के अंदर 2011 का जनगणना के अनुसार चीन ही सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। 2011 के बाद यहाँ पर हमारा जनगणना होना था 2021 में और 2021 में कोविड आ गया तो जनगणना हो नहीं पाया। तो जब जनगणना हुआ नहीं तो हमें पता नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है। और जो हमें पता चल रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, ये अभी हमारा डेटा नहीं है, ये बाहरी देशों का डेटा है। जैसे वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया या अन्य किसी देश ने एक डेटा निकाल दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है भारत के अंदर हो गई। लेकिन हमारे पास तो अभी डेटा अवेलेबल है नहीं, जो जनगणना है, जो सेंसिस है, वो हुआ नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए तो आपको यहाँ पर चीन ही लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो MCQ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, अगर MCQ वाला क्वेश्चन आ जाए तब तो सीधा सीधा चीन लगा दीजिएगा, क्योंकि NCERT में यही है आपका। ठीक है, यहाँ तक कि लेटेस्ट वाला NCERT बुक जो है उसमें भी यही है। लेकिन अगर वो थ्योरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको लिख करके बताना है आबादी को लेकर के, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम अपनी पुस्तकों के अनुसार देखें तो जो है वो चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जो चीन है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भारत आबादी के मामले में चाइना से, चीन से आगे निकल चुका है। लेकिन वर्तमान समय में ये भी देखा जा सकता है कि अभी जनगणना हुई नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पुराने आंकड़ों के हिसाब से चीन ही सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर एकदम अंधाधुंध कुछ भी बता देते हैं, तो बच्चों जो भी सैम्पल पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसके लिए पूरा रिसर्च करते हैं, तब हम आपको बताते हैं। और NCERT का जो एक दायरा होता है, NCERT बुक का दायरा, उसको हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर बनना है वो NCERT बुक से ही बनना है और आंसर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इंडिया इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल्स एंड पल्सिस, बिल्कुल सही है। एंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली रिच कंट्री, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हमारा फर्स्ट लाइक का टारगेट है बच्चों 800 लाइक्स का, ठीक है, इसको जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। और ओवरऑल जो फाइनल लाइक का टारगेट है वो तो हमारा है ही, लेकिन फर्स्ट जो लाइक का टारगेट है इसको तो कंप्लीट करवाइए। जो 11वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना वो तो फटाफट कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है, और मुझे पक्का भरोसा है क्योंकि आप भी कंप्लीट करवा ही देंगे। सीनियर बच्चों का एक अलग ही जलवा होता है यार, सीनियर बच्चे तो करवा ही देंगे, है कि नहीं, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो कथन दे दिया है सतत विकास, इसको लेकर के पहला कथन है सतत पोषणीय विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखिए अगला है यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना होता है, ठीक है। देखिए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, मैंने कई बार बता रखा है, आप यूं कह सकते हैं 85 बार बता रखा है आपको। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी चीजों को सौंप सके। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पापा सबकी जनरेशन थी, ठीक है, तो हमारे पिताजी सब ने ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल किया कि आज हम भी जो है इस धरती पर संसाधनों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारी पिताजी की जो जनरेशन थी वो जो ग्राउंड वाटर है यानी धरती के अंदर जो पानी है और समुद्रों में जो पानी है, समुद्रों का पानी गंदा कर देते, धरती के अंदर का पूरा पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते, दबा के पानी यूज करते, बर्बाद कर दिए होते, तो क्या आज हम लोग पानी पी पाते, हमें यहाँ पानी मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया, देखिए उन्होंने अब विकास तो किया ही किया, लेकिन ऐसा विकास किया कि आने वाली पीढ़ी यानी कि जो हमारी जनरेशन थी बच्चों, हमें भी चीजें मिल पाई, समझ रहे हैं। तो यही सतत पोषणीय विकास होता है। अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि हम भी ऐसा विकास करें, ऐसा डेवलपमेंट करें कि आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके। ऐसा ना हो कि जितने संसाधन हमें मिले हैं हमारे पीछे वाली जनरेशन से, हम उसको आगे फास्ट फॉरवर्ड करें ही ना, हम ही सारा कंज्यूम करके चले जाए, है कि नहीं, क्योंकि इस धरती पर कोई भी परमानेंट तो है नहीं। एक अगर एवरेज लाइफ ड्यूरेशन अगर हम बात करें, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तो 70 साल एक आदमी जीता है भारत के अंदर, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया 70 साल में पूरा जितना यूज कर सकता है करो और निकल लो यहाँ से, ऐसा नहीं करना है ना हमें। जैसे हमारी पिछली जनरेशन ने हमें चीजें दी हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम अगर किराए पर इस धरती पर आए हैं तो जो चीजें हैं उनका सही से इस्तेमाल करें और अपनी आगे वाली जनरेशन को फास्ट मतलब ये फॉरवर्ड करें, ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड करें और उनको भी चीजें दे, और या यूँ कह सकते हैं पास करें, क्योंकि हमारी ही अगली जनरेशन है, आपके बेटे होंगे फिर उनके बेटे होंगे, यही धरती का रूल है, ऐसी धरती चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है ये हमारा सही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, तो ये आपका काफी हद तक सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेटमेंट कि इट इज अ डेवलपमेंट इन विच द करंट जनरेशन फुलफिल्स इट्स नीड विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ओनली आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को संकुलित बस्ती के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संकुलित बस्तियों के बारे में, यानी कि जिसे हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका गुच्छित बस्तियां। कैसी बस्तियां हो जाएंगी बच्चों? गुच्छित बस्तियां, जिसके अंदर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा गुच्छे में आपको घर देखने को मिलेगा। इस तरह से बस्तियां जो होंगी बहुत ज्यादा गुच्छे में टाइप में आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक अंगूर का गुच्छा होता है ना, कुछ उस टाइप का। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज ऑल्सो नॉन एज क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। तो आपका क्लस्टर्ड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन के अंदर, जहां पर हमें अभिकथन और कारण दे दिया है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि आज के टाइम पे जो नदियों में पानी है, नहरों में पानी है, झीलों में पानी है, वो शुद्ध नहीं रह गया है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि फलाना फलाना की जो लड़की है या लड़का है वो गया नदी में, वहां से पानी उठाया और पी लिया आराम से, है कि नहीं, या नदी में मुंह डाला और पानी पी के निकल गया। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी बिल्कुल शुद्ध था, नहरों का पानी शुद्ध था, तालाबों में पानी शुद्ध हुआ करता था, वहां का पानी वो पी लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो पानी गंदा हो चुका है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा यमुना नदी का। माँ यमुना नदी जो है हमारी वो गंदी हो चुकी है, लेकिन उनके सफाई का कार्यक्रम भी चलने लग गया है।
और उम्मीद करते हैं कि यमुना नदी भी जल्दी साफ हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि औद्योगिकीकरण विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़ी हैं, है ना, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ है, तो वैसे वैसे वाटर की जो क्वालिटी है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है और कथन 2 जो है उसको सही प्रकार से स्पष्ट करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, कथन 2 कथन 1 को सही से स्पष्ट करता है। यही इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ये वाला है, क्या बोलते हैं, बी वाला है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो 2 कथन यहाँ पर भी हमें दे दिया है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कथन नंबर 1 कि भौतिक भूगोल जो है सो कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ठीक है जी। और दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है कि फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज एट द फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको एनसीईआरटी का एक सोर्स दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर आप कटिंग देख पा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक की कटिंग है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1872 में हुई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि पहली बार जनगणना कब हुआ था भारत के अंदर, तो 1872 के अंदर हुआ था। और पूरी तरह से संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में कहा जा सकता है कि संपूर्ण जनगणना हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, ये तो नहीं पूछा कि यहाँ पर संपूर्ण जनगणना। तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों? 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। कर दिया? चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 1872। ठीक है बच्चों, चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, तो 1872 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। यहाँ पर भी 2 कथन दे दिया है बच्चों, दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। पहला कथन क्या कह रहा है कि जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। जो जल संसाधन है बच्चों उसको देखा जाए तो तेजी से यहाँ पर डिग्रेड हो रहा है वो। ठीक है, निम्नीकरण हो रहा है उसका। और कथन नंबर बी जो क्या है यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में विषैली धातुओं जो कि फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। ठीक है, यानी वाटर पोल्यूशन है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे टॉक्सिक मेटल्स जो है हमारे, जैसे आपका यहाँ पर फ्लोराइड हो गए और नाइट्रेट्स हो गए, ये इकट्ठे होते हैं ना इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर, यानी देश के अलग अलग भागों में। इस कारण से हमें जल में प्रदूषण देखने को मिल रहा है और जल जो है वो हमारा जहर जैसा बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें सही है कि नहीं? क्योंकि वाटर डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, जल का निम्नीकरण भी और जल का प्रदूषण भी हमें इन कारणों से देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए तथा बी दोनों ठीक है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली, एंड स्टेटमेंट नंबर ये ए है। और स्टेटमेंट नंबर बी क्या कह रहा है कि वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल्स फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बच्चों कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे भविष्य में आप बड़े होंगे, अभी बड़े तो हो ही गए हैं मतलब कि अभी आप 12वीं क्लास के बाद जॉब करेंगे। ठीक है, और थोड़े बहुत अगर आप शौक रखेंगे अपने जीवन में तो आप एक गाड़ी खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? गाड़ी खरीदेंगे। इस तरह से जब आप गाड़ी खरीद रहे होंगे ना अपने जीवन में, मैं उम्मीद करता हूँ और ये मैं
प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप ज़रूर अपने जीवन में सफल हो, ठीक है। एक टीचर की यही मनोकामना होती है कि जब मेरा यहाँ पर शिष्य यानी स्टूडेंट सफल हो तो उसकी जीवनी में मेरा एक नाम ज़रूर हो। ऐसा करके मैंने एक रील भी डाल रखा है। ख़ैर, तो जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो मेरा ये गाड़ी याद कर लीजिएगा। बार-बार मैं जोक क्यों मारने लग जाता हूँ। तो देखिए, जो भी हम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं बच्चों इस धरती के ऊपर, वो 2 तरह का होता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, वो आपका यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंदर आ जाएँगे और एक होता है नॉन रिन्यूएबल यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर या अपरंपरागत स्रोतों के अंदर आ जाएँगे। अब ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, ठीक है? उसमें क्या-क्या आ जाता है? पेट्रोल, डीज़ल, ठीक है, फॉसल फ्यूल्स में ये सब आ जाता है ना, जो हम लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ज़मीन से निकलता है, गैस यूज़ करने लग जाते हैं, वो हमारे यहाँ पर परंपरागत में आ जाएगा। अब जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल वगैरह चाहिए होता है ना, इस तरह से, पेट्रोल, ओके। पेट्रोल वगैरह चाहिए होता है इस तरह से, तो पेट्रोल क्या होगा? ऊर्जा के परंपरागत साधनों में आएगा, ठीक है? अगर पेट्रोल खत्म तो गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतनी प्यारी सी गाड़ी बना दी मैंने आज तो। चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप कि आपको बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं कि अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कि हमें अपरंपरागत रूप से प्राप्त है, यानी कि जिसको हमने कहीं न कहीं ऐसे डेवलप किया है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल है वो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मतलब ये देखिए क्या बताया गया है, सौर ऊर्जा मुख्यतः जो है ये, जस्ट अ सेकंड, अ अ अ अ अ अ हाँ, चलिए, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा मुख्यतः फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रक्रमों पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात और राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। देखिए, सौर ऊर्जा आप कहाँ लगाएँगे, ठीक है? यानी जो सोलर एनर्जी होता है, वो आप कहाँ लगाएँगे? वो वहीं लगाएँगे ना बच्चों, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको धूप देखने को मिले। और राजस्थान, गुजरात, ये तो ऐसे इलाके हैं ही, ऐसे राज्य है ही जहाँ पर आपको अच्छी खासी धूप वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा के लिए पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगर आपने पवन चक्की देखा होगा, बचपन में अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पवन चक्की ज़रूर देखा होगा, जो कुछ इस टाइप का होता है। उसमें बड़े-बड़े इस तरह से फैन लगे होते हैं ना, इस तरह से, जो कि क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से ये फैन लगे रहते हैं और जो इस तरह से ना रोटेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रोटेट करते हैं और जब ये घूमते हैं बच्चों इस तरह से, तो घूमने से क्या बनती है बच्चों? बिजली बनती है यहाँ पर। क्या बनती है? बिजली बनती है। तो ये हमारा पवन चक्की आप कह सकते हैं, जिसमें हम पवन ऊर्जा क्रिएट करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत के पूर्वी तटों के पास ज्वारीय ऊर्जा की अधिक संभावना है। तो ये बात तो कुछ थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि केवल 1, 2, 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और कितना अच्छा मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया। रेट कीजिएगा मेरा ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है, इसके 10 आउट ऑफ रेट कीजिएगा कि कितना मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसा लिखिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 13वें के अंदर जो आपने ड्राइंग बनाया है ना, उसको 10 में से मैं इतने देता हूँ, 10 में से 10 देता हूँ, है कि नहीं? जो बच्चा मुझे 10 में से 10 देगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, तो मस्ती मज़ाक चलती रहनी चाहिए। 1 घंटे की क्लास है, तो बच्चा अगर 4 बार ठहाके मार के ना हँसे, तो क्लास किस बात का, है कि नहीं? तो हँसते रहना चाहिए हमें और पढ़ते रहना चाहिए। चलिए, तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज़, यानी कि गैर परंपरागत की बात यहाँ पर कर रहा है, या अपरंपरागत कह लीजिए। बाकी ये देख सकते हैं आप, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डब्ल्यूटीओ कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1995 में। कब हुई थी बच्चों इसकी स्थापना? 1995 में हुई थी। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, तो 1995 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के अंदर, जो कि हमारा ग्राफ के ऊपर आधारित रहने वाला है। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। इस ग्राफ में आपको क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो श्रमिकों जो है, श्रमिक जो होते हैं यहाँ पर, उनको प्रतिशत में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो ये सारे देख सकते हैं, इसमें आपको राज्य के नाम लिखे हुए देखने को मिलेंगे। जैसे मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है? आपका यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से करके आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो ये जो इस कलर में है ये कृषक है, इस कलर में जो है वो घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, इस जैसा आपको जो दिखेगा वो क्या है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से ये तो ये कृषि मजदूर है, और ये जो है इस तरह से ये व्हाइट में मतलब जो है इस तरह से वो अन्य श्रमिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एक ग्राफ दिया गया है, इसको आपने देख लिया। चलिए अब इसके बेसिस पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक अन्य श्रमिक है। तो कहाँ पर हमें सबसे ज्यादा अन्य श्रमिक देखने को मिलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, एक बार ग्राफ देख लेते हैं, तो अन्य श्रमिकों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो जहाँ तक है बच्चों आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अन्य श्रमिक है, तो हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है। तो पहले का ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब 15वें का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कृषक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो दिखाया गया है वो कृषक को दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताना है सबसे ज़्यादा कृषक आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप ग्राफ देख लिए, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए, और ये आप होमवर्क नंबर 2 के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषक आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि भारत में मुख्य और सीमांत श्रमिकों का अनुपात घटेगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव होगा बच्चों कि आश्रित लोगों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि जो जनसंख्या डिपेंडेंट हो वो बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। अब देखिए दो तरह के हैं, एक तो हो गया आपका मुख्य श्रमिक, कौन, जो 183 दिन से ज्यादा काम करता है, एक होते हैं सीमांत श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करते हैं। तो ये हमारी वर्क फोर्स का यहाँ पर 100% है एक तरह से, समझ रहे हैं। इसके बाद आएंगे हमारे अश्रमिक जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है कि नहीं। अगर इनकी संख्या ही कम कर दी जाए तो क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पर डिपेंडेंट होने वाली जनसंख्या बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि एक फैमिली है जहाँ पर जो है सो कि 4 लोग रहते हैं इस तरह से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से 4 लोग रहते हैं। अब जिसमें से एक माता है इस तरह से, एक पिताजी है हमारे यहाँ पर, ठीक है, और 2 उनके लड़के हैं इस तरह से, है कि नहीं, 2 उनके लड़के हैं ये। अब यहाँ पर अगर बात करें तो माताजी हाउसवाइफ है, तो ये तो घर का मस्त यहाँ पर काम-वाम करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पिताजी है ये क्या करते हैं, ये अपने दुकान के गल्ले पर बैठते हैं, तो ये भी यहाँ पर 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, तो ये मुख्य श्रमिक हो गए हमारे। ये उनका लड़का है एकदम रॉकी इस तरह से माचो टाइप का, तो ये बेरोज़गार घर पे पड़ा रहता है, ठीक है। और ये बड़ा वाला लड़का है तो ये काम पर जाता है कि नहीं। अब ये पिताजी हो गए और ये जो हो गए बड़ा वाला लड़का, ये दोनों के दोनों 183 दिन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये सब मुख्य श्रमिक की कैटेगरी में आ जाएँगे। और यहाँ पर निर्भर जनसंख्या कौन है, तो ये माताजी डिपेंडेंट है, और ये जो रॉकी माचो वाला ये जो लड़का है जो काम नहीं करता है, ये बेरोजगार है, तो ये डिपेंडेंट है। यानी ये 2 सदस्य परिवार के निर्भर है, किन दोनों के ऊपर, इन दोनों की कमाई के ऊपर, ठीक है। ये दोनों कमाई करके आएँगे तो इन्हीं की कमाई के पैसों से ये खाएँगे। अब माताजी का तो बनता है, लेकिन ये रॉकी माचो वाला लड़का ये समझता ही नहीं है। खैर, अब मान लीजिए कि ये जो बड़े वाले लड़के हैं हमारे यहाँ पर, ये भी क्या करने लग जाए, ये यहाँ पर कुछ दिन काम ना करे, या फिर ये इनका नौकरी छूट जाए, तो अब पूरी तीनों के तीनों लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला गया है कि यदि भारत में मुख्य श्रमिक जो होते हैं और सीमांत श्रमिक होते हैं उनका अनुपात घटा दे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो आश्रित लोगों की संख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि डिपेंडेंट जो जनसंख्या होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी यही इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ग्राफ आपका इस तरह से दिया गया है, ठीक है। एंड इसके बेसिस पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का चंडीगढ़ हो जाएगा, और जो 16वां ये था हमारा, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 17वें का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि द नंबर ऑफ डिपेंडेंट पीपल विल इंक्रीज करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी के देखने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा बच्चों, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए हैं इनको आप ले सकते हैं, और अभी के टाइम पर आपको 50% का भारी छूट यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। और हाल ही में आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, आपको पता है हमने जो आपको फिजिकल एजुकेशन का 15 सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाया था। जिन भी बच्चों ने खरीदा होगा उनको ये बात पता होगा, और मैसेज भी आता है अभी हमारे पास कि थैंक यू सर, आपके सैम्पल पेपर से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन आए थे आपके पेपर के अंदर फिजिकल एजुकेशन में, वो सेम टू सेम आए हुए थे।
सेम टू सेम मतलब जो हमने क्वेश्चन दिया एकदम सेम टू सेम छप करके आ गया, ना भाषा शैली चेंज है ना कुछ भी, एकदम सेम टू सेम आ गया। सोच रहे हैं आप? तो सोचिए हमारे सैंपल पेपर्स कितना ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे, क्योंकि देखिए सैंपल पेपर्स को हमने 1-2 दिन में तो बनाया नहीं है। जो हमारा 5 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का और सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर हमने सैंपल पेपर्स को बनाया है। तो इसी के आधार पर हमने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं। साथ ही साथ पिछले 10 साल का अगर आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, तो उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार के एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने इन सैंपल पेपर्स के अंदर ऐड किया, जिससे कि ये सैंपल पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करना चाहते हैं, तो सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आपको 15-15 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएँगे बच्चों। अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है बच्चों, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास अब 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, जिसमें से आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया और इंग्लिश कोर हो गया। इंग्लिश का आपका अब जो है जियोग्राफी के बाद नेक्स्ट एग्जाम होना है, तो इंग्लिश का सैंपल पेपर मस्ट रिकमेंडेड है आप सभी बच्चों के लिए। पॉलिटिकल का भी ले सकते हैं, हिस्ट्री का भी ले सकते हैं और हिंदी का भी ले सकते हैं। हिंदी का तो पेपर पैटर्न भी बदल चुका है, तो हम आपको जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाएँगे वो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएँगे बच्चों, ठीक है? तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसे हिंदी में आप खंड ख भी कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18वां और 19वां हमसे पूछा जाएगा, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या करके। 18वें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश, एक पैसेज दे दिया है, जो कि अगेन ये हमारा सोर्स रहने वाला है, ठीक है? और ये भरमौर क्षेत्र को लेकर के दिया गया है। किसको लेकर के दिया गया है? भरमौर क्षेत्र को लेकर के। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 उत्तर से लेकर के 32 डिग्री 41 उत्तर अक्षांशों तथा 76 डिग्री 53 पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है और यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? भरमौर क्षेत्र। और इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की ऊंचाई जो है उसके बीच में स्थित है और गद्दियों की आवास भूमि कहलाए जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। जो भरमौर क्षेत्र है ना बच्चों, ये चारों दिशाओं से आप देखेंगे तो ऊंचे-ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पीर पंजाल तथा दक्षिण में यहाँ पर जो सो कि धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ है और पूर्व में धौलाधार श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ील और जो सो कि टुंडेन बहती हैं और गहरे महाखंडों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ पहाड़ी प्रदेश को 4 भूखंडों होली, खनी, कुगती और जो सो कि डुंडाह में विभाजित करती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है तथा जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इस तरह से भरमौर क्षेत्र को लेकर के ये हमें गद्यांश, ये पैसेज दे दिया है, जिसे आप सोर्स भी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सोर्स वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इसी से संबंधित हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति का नाम लिखिए। तो इस क्षेत्र के अंदर गद्दी जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? गद्दी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर क्षेत्र में जलवायु कठोर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए शरद ऋतु में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी व बर्फ पड़ती है, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में निर्मित भू आकृति का नाम लिखिए। तो इसके अंदर महाखंड निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होते हैं बच्चों? महाखंड, ठीक है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आप देख सकते हैं भरमौर रीजन को लेकर के ये आपका पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि राइट द नेम ऑफ द ट्राइब फाउंड इन दिस रीजन। तो गद्दी ट्राइब पाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट, द क्लाइमेट इन भरमौर रीजन इज हार्श, एक्सप्लेन। तो इट एक्सपीरियंसिस फ्रीजिंग कोल्ड एंड स्नो इन जैसे कि अंतम करके है ना। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द लैंड फॉर्म इन दिस रीजन। तो महाखंड हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो उपयुक्त आरेख है इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है?
तो यहाँ पर ये आरेख दे दिया है बच्चों, इसे हमें ध्यान से स्टडी करना है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसके अंदर हमें 1960-61 से लेकर के 2008-9 तक का डेटा दिया गया है और यहाँ पर क्षेत्र का प्रतिशत बताया गया है और बोला गया है भारत में भू उपयोग सर्वगों के अनुपात में परिवर्तन क्या-क्या देखने को मिला है। ठीक है, यानी ज़मीन के यूज़ में चेंजेस क्या-क्या है, 1960-61 से लेकर के 2008-9 तक का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो वन देखेंगे तो इसमें इतना यूज़ हुआ है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि इतनी यूज़ हुई है, बंजर व व्यर्थ भूमि इतनी है, ठीक है, ये 12 से 6 और स्थायी चारागाहों तथा फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, बाकी ये सब आप देख सकते हैं डेटा आपका इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन-कौन से सर्वर्गों में वृद्धि तथा कमी पाई गई है। तो अगर हम बात करें कहाँ-कहाँ में वृद्धि पाई गई है, तो वन क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिली है। गैर कृषि कार्यों में ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और गिरावट संवर्ग हमें क्या देखने को मिला है, तो वो है बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हमें देखने को मिल रहा है, चारागाहों व तरु फसल क्षेत्र हमें देखने को मिला है, तो ये गिरावट संवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि के क्या कारण है? प्रति भूमि, ठीक है, तो वर्तमान प्रति क्षेत्र में समयानुसार काफ़ी उतार-चढ़ाव आते हैं जो फसल चक्र पर निर्भर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चारागाह भूमि में गिरावट के क्या कारण है? तो चारागाह भूमि में गिरावट का प्रमुख कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है, ठीक है, क्योंकि जो खेती लायक भूमि है बच्चों उस पर जो दबाव है, प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है, खेती लायक ज़मीनें जो है वो कम होती जा रही है कि नहीं बच्चों? आगे देखिए साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार इसकी न्यूनता का कारण है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। अगेन ये जो डायग्राम रहेगा आपका इंग्लिश में रहेगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, हिंदी में ही दे दिया है मैंने। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन हमारा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन और सेकंड का आंसर, ये रहा थर्ड क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जहां पर हमसे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या करके इन क्वेश्चंस को, और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो जो जल संसाधन है हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनको बचाने की जरूरत है, उनका संरक्षण करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप भारत के अंदर अलवणीय जल की घटती उपलब्धता हमें देखने को मिल रही है। आप देखेंगे भारत में कि जो ऐसा पानी है जो मीठा पानी होता है बच्चों, कौन सा पानी होता है? मीठा पानी जिसमें नमक नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसा पानी दिन प्रतिदिन भारत में कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, प्लस में पानी की वेस्टेज जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए भारत के अंदर जो अलवणीय जल है बच्चों, यानी ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा, इन सब की मात्रा कम होती है, ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और ओवरऑल बात का अगर मैं करें, ठीक है, मतलब हो जाता है कभी-कभी थोड़ा इधर-उधर निकल जाता है। खैर, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो जितना भी पानी है हमारे धरती पर, इसमें से 0.0000006% के आसपास या 5% ही रह गया अब तो कहीं-कहीं मैंने देखा है कि 5% के आसपास इतना ही पीने लायक पानी, मीठा पानी है। ये पानी आपको तालाबों में, नदियों में, झीलों में यहाँ पर देखने को मिलता है और सोचिए उसमें से भारत में कितना होगा, और भी कम होगा, है कि नहीं? और ये भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है पीने लायक पानी। तो इसीलिए भारत में जल संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता। भारत में आप देखेंगे तो जो शुद्ध एकदम साफ पानी होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये नदी बह रही है, इस तरह से जाइए और यहाँ से पानी पी लीजिए। लेकिन आज के टाइम पे आप कोई भी नदी में जल्दी जाके पानी पी पाएँगे? नहीं पी पाएँगे, क्योंकि नदियाँ गंदी हो चुकी है, नहर, तालाब ये सब गंदे हो चुके हैं, समझ रहे हैं? तो जो शुद्ध पानी है वो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है, उसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी जो है घटती जा रही है। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो लोग पैक वाटर पीना पसंद करते हैं, और हम तो बिसलेरी का पानी पीते हैं। अरे भैया वो पानी वही है, उसको साफ करके दिया गया आपको। जो टैप वाटर है हमारा, जो इस तरह से नल वगैरह से आता था वो तो गंदा हो गया, उसको गंदा कर दिया। कई कंपनीज का भी हाथ होता है इससे, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो पानी बेचने वाली कंपनियां होती हैं बच्चों, उनका ये रहता है कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है जो नल से पानी आ रहा है उनको कम करो, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी बिके, है कि नहीं? नल से पानी आ रहा है तो इसको गंदा कर देते हैं, इससे हमारा पानी ज़्यादा बिकेगा, समझ रहे? तो भारत के अंदर इसलिए भी जल संरक्षण जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो शुद्ध जल की हमें उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है, घटता जा रहा है। नेक्स्ट, जल की बढ़ती मांग। अब 135 करोड़ की आबादी है भैया, सोचिए दिन में एक आदमी जब उठता है तो धोने से लेकर के, नहाने से लेकर के, सोने तक, खाने पीने से लेकर के खाना बनाने तक, ठीक है, सब में पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पर जल की इतनी ज़्यादा मांग हो रही है कि हमें इसे बचाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आगामी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को भी ये चीज़ दे सके, पास कर सके, ठीक है। तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। इतनी तेजी से रैपिडली आप कह सकते हैं जो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे कहीं न कहीं वाटर की क्वालिटी है, उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस कारणों से आप कह सकते हैं हमें भारत के अंदर जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। और जो सो कि इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ ना, एक वन शॉट का वीडियो और अपलोड कर दूँ आज, ठीक है। हो सकता है अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो अपलोड भी हो चुका हो वीडियो, तो जिसके अंदर दोनों बुक, आपका फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का कंबाइंड वन शॉट अपलोड कर दूं, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन बताऊं बच्चों आपको मैं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी 99.9999999% संभावना रहेगी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब 1% कीटाणु तो डेटोल भी नहीं मार पाता है, तो यहाँ पर 100% तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता है, बट इतना मान के चलिए कि जो क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट वाली उस वीडियो में बताऊंगा ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में आएंगे। और सेम टू सेम जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा मतलब जो आप पढ़ के गए डिट्टो वही पेपर में आ गया, कोई भाषा शैली चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। खासकर जियोग्राफी के पेपर में तो आप देख ही लेंगे, जब एग्जाम देने बैठेंगे ना तो आपको ये चीज आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज नेसेसरी इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, एंड जैसे कि डिटरोशन ऑफ वाटर क्वालिटी ड्यू टू रैपिडली स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, क्लियर है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए, भौम जल, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बचपन में आपने कभी ना कभी जब आप गांव वगैरह गए होंगे तो इस तरह के नलके से पानी जरूर पिया होगा, ठीक है। तो इस तरह के नलके में जो पानी आता है बच्चों, वो कहाँ से आता है? ग्राउंड से आता है, इसीलिए हम लोग उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। देख रहे हैं, ये एक बचवा जो है ये यहाँ पर नलका चला रहा है, हो सकता है ये इसका दोस्त हो, है ना। और यहाँ पर ये जो बचवा है यहाँ पर क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, ठीक है, बड़े ही आनंद के साथ। तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है जमीन से, इसे ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी कि भौम जल कहते हैं। अब ये जो भौम जल होता है बच्चों, ग्राउंड वाटर होता है, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इसके हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं। अब जैसे पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आप यहाँ पर 10 लीटर 15 लीटर पानी एक दिन में पीने लग जाएंगे, तो क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। यही यहाँ पर बोला जाता है कि कोई चीज़ अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लग जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। भौम जल जो है, यानी ग्राउंड वाटर जो है, उसके अगर हम दुष्परिणामों की बात करें ज़्यादा यूज़ के कारण, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से जो भौम जल स्तर है वो नीचे चला गया है, ठीक है। देखिए, ग्राउंड वाटर लेवल भी होता है, जैसे ज़मीन है तो ज़मीन से इतना खोदने पर हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये पानी नीचे होते जाता है, नीचे होते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पानी बिल्कुल सूख जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक बाल्टी। जब हम नहाने जाते हैं बच्चों, वो एशियन पेंट की बाल्टी के अंदर वैसे बाल्टी से याद है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई और बाल्टी चले ना चले, लेकिन एशियन पेंट की बाल्टी जो है सालों साल ज़रूर चलती है। उसका पेंट बेशक सालों साल चले ना चले, वो बाल्टी बहुत चलती है। खैर, तो ये जो बाल्टी होता है बच्चों, इसमें जब हम पानी भरते हैं और नहाने जाते हैं, तो मग्गे से जब हम यहाँ पर पानी निकालते हैं बाल्टी के अंदर से, ठीक है, तो निकालते निकालते पहले तो बाल्टी फुल होता है, फिर निकालते जाते हैं तो इतना हो जाता है, फिर आधा हो जाता है, फिर धीरे 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 बाल्टी का पूरा पानी खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जमीन के अंदर भी लिमिटेड अमाउंट में पानी है बच्चों, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, भौम जल कहते हैं। और जब हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इन राज्यों में जो है ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, तो ये पानी जो है धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। अब देखिए, जैसे बाल्टी में भी आप देखते होंगे, जैसे एक बाल्टी आप पानी लीजिए, ठीक है, उसमें से पानी निकालते जाइए, जो सबसे नीचे का पानी आपको मिलेगा वो थोड़ा सा गंदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो गंदा मिट्टी वगैरह होता है वो नीचे बैठ जाता है ना, बाल्टी में। तो वैसे ही ज़मीन में भी है बच्चों। ज़मीन में आप देखेंगे कि पानी जब हम बहुत ज़्यादा निकालने लग जाते हैं, यूज़ करने लग जाते हैं,
तो जब सबसे लास्ट का पानी निकलने लग जाता है ना, तो उसके अंदर खराब चीज़ें हमें मिलने लग जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आप लिख सकते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमि में क्या हो रहा है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या की मात्रा बढ़ गई है, जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। आगे देखिए, पानी को प्राप्त करने में अब अधिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर 3 पूछा था, मैंने आपको 4 बता दिया कि भारत के जो विभिन्न राज्यों में जो भौम जल संसाधन है, वो उसका हम लोग अत्यधिक उपयोग यानी कि ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, तो क्या उसके हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमें कि उपयुक्त चित्र का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें चित्र दिया गया है जो कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी का, हो सकता है यही आपका सेम टू सेम पेपर में आ जाए, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको स्वेज नहर का करवा रखा है, ठीक है। तो स्वेज नहर का आ गया, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, सैंपल पेपर 1 या 2 में करवाया था। और उसके बाद मैंने आपको पनामा नहर के बारे में करवा रखा था, जो कि सैंपल पेपर नंबर 3 में करवाया था, आप देख सकते हैं जाके। आई बटन में मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। और ये मैं आपको इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को लेकर के करवा रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मैप देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है इधर, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत में आप देखेंगे तो ये राजस्थान के इलाके दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये दिखाया गया है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से जो दिखाया गया है, ये नीचे बहाव है, नीचे उत्थापक है, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा दिखाया गया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, उसको देख लेते हैं कि नहर द्वारा लाभान्वित 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए जो प्रथम चरण के अंतर्गत सम्मिलित है। तो गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, गंगानगर हो गया आपका और हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ये देख रहे हैं, गंगानगर हो गया आपका यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उस तरह की, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपका हनुमानगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी नहर को याद रखिएगा, पहले राजस्थान नहर से भी जो है सो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इंदिरा गांधी नहर नाम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई प्रसार के से अनेक फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन आए हैं, स्पष्ट करो। तो देखिए, नहरी सिंचाई से यहाँ की पारंपरिक फसलें चना, बाजरा, ज्वार का स्थान गेहूं, कपास, चावल ने ले लिया। पहले यहाँ पर पानी की उतनी सुविधा नहीं थी, तो चना, बाजरा, ज्वार वगैरह ये सब उगाया जाता था, जिसमें ज़्यादा जो है पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब से यहाँ पर सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई इस नहर के कारण, तो यहाँ पर गेहूं, कपास, चावल ये सब उगाया जाता है, ठीक है बच्चों। बाकी यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन की स्टडी द अबव पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में ये पूरा का पूरा दे रखा है, जो मैं आपको यहाँ इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इंग्लिश में इस तरह से रहेंगे और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं बताइए। जो पाइपलाइन परिवहन होता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी आपको यहाँ पर विशेषताएं बतानी है, खासियत बतानी है। अब आप बोलेंगे सर जी पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। तो देखिए, इस परिवहन में ना चीज़ों को पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल जो गैसेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में नेचुरल गैस उतना नहीं पाया जाता है, तो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो कैसे खरीदते हैं? पाइपलाइन के थ्रू खरीदते हैं। यहाँ इस देश से लेकर के हमारे देश तक पाइपलाइन बिछा दिया जाएगा, और यहाँ से ये पाइपलाइन के थ्रू गैस भेजेंगे और हम लोग यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। हम लोग यहाँ एक मीटर लगा देंगे, जितना मीटर में दिख गया कि इतना गैस हमारे पास आया, उतना पैसा हम दे देंगे। तो ये पाइपलाइन परिवहन हो गया। पाइपलाइन परिवहन के थ्रू तरल पदार्थ जैसे पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। पानी आपके घर में जो आता होगा वो पाइपलाइन परिवहन के थ्रू ही आता होगा, ठीक है। और बड़े बड़े इस तरह से पाइप बनाए जाते हैं, उसमें भी पानी भेजा जाता है। और भी जो चीज़ें होती हैं, जो तरल पदार्थ वगैरह होते हैं, उनको हम पाइपलाइन परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब जब पाइपलाइन परिवहन होगा बच्चों, तो उसके ऊपर कितना भी बारिश आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए, उतना उस पर फर्क पड़ेगा नहीं। तो मौसम का कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। समय की बचत होगी, प्रदूषण वगैरह कुछ होगा नहीं।
तो ये सारी चीज़ें आप पाइपलाइन परिवहन की विशेषताओं के अंदर आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ भी देख लेते हैं एक बार, कि किसी भी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है। ठीक है, कोई भी क्लाइमेट हो, चाहे कहीं बर्फ पड़ रहा हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पर आप इसको बिछा सकते हैं, है कि नहीं? और कहीं पर भी मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर भी आप बिछा दीजिए, कोई नहीं, थोड़ा-सा ही तो मेहनत करना पड़ेगा, बिछा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लंबे समय तक उपयोग करने पर सस्ती पड़ती है। स्टार्टिंग में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको पाइपलाइन बिछानी है बहुत बड़ी। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को या ट्रांसपोर्ट को, तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। इसमें समय की भी बचत होती है ना? प्रदूषण नहीं करता है ये। तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको कोई तरल पदार्थ यानी लिक्विड वाली चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, ईज़िली भेज सकते हैं, है ना? और अगर आपको यहाँ पर गैसीय पदार्थ भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो गैस यूज़ होता है वो एलपीजी यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पर हमारे घर में क्या होता है? एलपीजी गैस यूज़ होता है। तो जो हमारे घर में है गैस यूज़ होने वाला, हम लोग तो वो खरीदते हैं, बाहर से आता है, इस तरह से गैस का सिलेंडर देके जाता है। लेकिन कई सोसाइटीज़ में आप देखेंगे तो गैस के लिए अलग से पाइपलाइन बिछी हुई होती है, ठीक है? उसी पाइपलाइन के थ्रू गैस आता है और वो लोग यहाँ पर गैस को बर्न आउट करते हैं, जलाते हैं और अपना खाना-वाना बनाते हैं। एक मीटर लगा हुआ रहता है, उस मीटर में शो कर जाता है कि 1 महीने में इनका कितना गैस यूज़ हुआ है, तो उस हिसाब से वो अपना पे कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ों के लिए पाइपलाइन परिवहन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के अंदर, और मैंने उस टाइम पे जब पढ़ाई की थी ना, इस क्वेश्चन को तो रट लिया था मैंने, ठीक है? मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बताया क्या गया है इसके अंदर, तो मैंने ना एकदम रट लिया था। लेकिन अब समझ में आता है और मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पत्तन का मतलब होता है पोर्ट्स बच्चों, ठीक है? जैसे एक नाव है, इस तरह से, नाव तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा शिप कहेंगे हम लोग, ठीक है? जो कि दूसरे देश से कोई माल लेकर के यहाँ पर आ रहा है, तो वो रुकेगा कहाँ? वो रुकेगा यहाँ पर पोर्ट पर, ठीक है? जो पोर्ट होते हैं ना बड़े-बड़े यहाँ पर, वहाँ पर रुकेगा और वहाँ पर वो अपना माल उतारेगा, फिर वहाँ से माल अपने उसमें रखेगा, अगर ले जाना है तो, फिर वो जो शिप है वो लेकर के चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो ये पोर्ट की बात मैंने की, इसी को हिंदी में पत्तन कहते हैं, समझ रहे हैं? और इसी को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं या कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। जो समुद्री पत्तन होते हैं, जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर सामान को उतारा जाता है, लादा जाता है कि नहीं? तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राष्ट्रीय बाज़ारों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने को की सौगात ये प्रदान करते हैं। यानी हमारा बाज़ार जो है इंटरनेशनल लेवल तक हम जाकर के अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? जो आपके पत्तन होते हैं, यानी कि पोर्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पत्तन जो होते हैं वो जहाज़ के लिए गोदी, सामान उतारने, लादने तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। पत्तनों पर आप यहाँ पर अपना सामान उतार सकते हैं, लाद सकते हैं, सामान को काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिस कारण से पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला, जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है, ठीक है? तो जल जो होता है वो सस्ता यहाँ पर साधन है परिवहन का। आपको पता होना चाहिए, आज भी दुनिया का 90% जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो यहाँ पर जल परिवहन के थ्रू ही होता है। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है वो, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप एक जगह, एक देश से दूसरे देश तक या एक जगह से दूसरे जगह तक अपने सामान को भेज सकते हैं। तो उसके लिए ये हमें एक ज़मीन प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम सामानों को शिप में लोड कर सकते हैं और अनलोड कर सकते हैं। इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो पत्तन होते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, पत्तन अपने पृष्ठीय प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करते हैं, जहां से उन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जा सकता है। यानी कि रीजनल लेवल पर अगर हम बात करें, जो स्थानीय जगह है वहां से सामान इकट्ठा करो, पोर्ट पर इकट्ठा करके अब माल को लोड करो शिप के अंदर और बेच दो, जहां बेचना है, जिस भी जगह भेजना है भेज दो, ठीक है? तो ये सारे कारण है जिस कारण से हम पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, क्लियर हो गया तो एक हार्ट वाला इमोजी कमेंट कर दीजिएगा, गुलाबी हार्ट, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, वाई आर पोर्ट्स कॉल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? और इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी
सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके आपको कर देना है ऑल पे क्लिक, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं, जो कि आपको 50% के डिस्काउंटेड रेट पर अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सैम्पल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज ही सैम्पल पेपर्स लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।